Hello everyone. Today we will today I will start what is the environment. What factor will be affect the environment? ठीक है, for the betterment of the organization. All the organizations should know about their internal and external factors which is exist in the environment. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेटरमेंट के लिए, उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसे पता हो कि उसके कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। और वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट है, जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। तो हम जैसा कि सभी लोग ये जानते हैं, एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट in which we are live. The first is internal environment, second is external environment. Internal environment किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके इंटरनल टर्म्स में, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रीमाइसेस के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हो सकते हैं थ्रेट्स हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं स्ट्रेंथ हो सकते हैं वीकनेसेस हो। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं इन्वायरमेंट के जिसको बिजनेस को अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, किन फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए उसको ध्यान देना चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको उनको रिमूव करने के लिए ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं? इन्वायरमेंट क्या होता है? जिसके सराउंडिंग्स में लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स है। ठीक है, उनके सराउंडिंग्स में जो भी चीजें एग्जिस्ट हैं वो क्या होती है? इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंट से घिरे हुए हैं, इस इन्वायरमेंट में हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज हम जानते हैं कि एक कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से? ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है? जो बाहरी पर्यावरण में है, यानी जो इन्वायरमेंट जो बाहर के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट है। ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, कहाँ है वो? बाहर है। ठीक है, और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फॉर्म्स है, नॉर्म्स है, रूल्स है, उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स वर्क करते हैं। ठीक है, वो सब क्या है? इंटरनल फैक्टर्स बोले जाते हैं उनको। दे आर अ इंटरनल इन्वायरमेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस यूनिट्स के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन दोनों फैक्टर्स में बैलेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट एंड ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन they need to they need to make a balance between external and internal environmental factors। एक हमने पढ़ा है इसके पहले, SWOT एनालिसिस। ठीक है, SWOT, SWOT क्या होता है?
SWOT. SWOT stands for strength. W stands for weaknesses. W stands for opportunity. T stands for threats. These four are known as a SWOT analysis. This is the most important factor. This is the most important techniques to know about the internal and external factors, which is useful and which is create some problems for the organization. So all organizations should know about their SWOTs. ठीक है? What is the SWOT analysis? What will be the SWOT analysis for the organization? ये SWOT analysis किसी भी business organization के लिए जानना बहुत जरूरी होता है. अब इसमें से 2 factors हैं, S and W. जैसे this is strength and weaknesses. Second is divided opportunity and threats. Now strength and weaknesses. आप स्ट्रेंथ को अगर आपको जानना है, स्ट्रेंथ मतलब स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, ठीक है, ये चीजें अगर जाननी हो. और वीकनेसेस क्या हो गई? अ पर्सन इज नॉट एबल टू डू अंडरस्टैंड समथिंग, अ पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क. दिस मे बी अ काइंड ऑफ अ वीकनेसेस व्हिच इज एग्जिस्ट इन अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट होते हैं. ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ मींस अगर आपके वहां 50 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उन 100 एम्प्लॉय में से हो सकता है 80 या 85 या 95% एम्प्लॉय आर मोर स्किल्ड, मोर नॉलेजेबल, मोर इफिशिएंट. ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए? दे आर स्ट्रेंथ. They can be work as a, they can be create a kind of synergy in our in organization. ठीक है, synergy क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, एक और एक दो होते हैं, but in the sense of synergy we can say एक and एक, one and one क्या होंगे? एक और एक क्या होंगे? It is not a 2, it is a 11. means आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिनर्जी होना चाहिए, एक सिनर्जी मेंटेन होनी चाहिए. आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एम्प्लॉय, आप ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए आपको, या होने चाहिए, या एक सिनर्जी मेंटेन करनी चाहिए कि अगर 1 पर्सन को एक साथ किसी काम में लगाया जाए तो वो एज अ 11 पर्सन वर्क कर सके. मीन्स एक और एक 11 हो, एक और एक 2 नहीं. ठीक है, अगर वो दोनों मिलके किसी वर्क को करते हैं तो वो जो 11 पर्सन मिलके काम कर सकते हैं वो 2 पर्सन अकेले ही उस काम को मिलके कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि 5 उंगलियां हैं, इन लोग को मिला दो तो एक मुट्ठी बन जाएगी. दिस इज ए स्ट्रॉन्ग थिंग्स विच इज मेक. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट सिनर्जी, मेकिंग अ सिनर्जी, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर्स होता है कि ऐसे एम्प्लॉय हो. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल हम सिनर्जी का देते हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा. ए बिजनेस एंड बी बिजनेस में इसमें 10 एम्प्लॉय है जो किसी एक गिवन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे ओनली 5 एम्प्लॉयज हैं जो वाई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, हमने देखा कि इन्होंने 10 दिन में अपने प्रोजेक्ट को, इन्होंने मान लो 50 डेज में या 20 डेज, बहुत मैक्सिमम मान लेते हैं, 20 डेज में इन्होंने अपने एक्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया. बट इन 5 पीपल्स ने ओनली 8 डेज में ही सारे वर्क को कंप्लीट कर दिया. मीन्स जो काम 10 पर्सन के मिलने से 20 दिन में हुआ वो ओनली 5 पर्सन, यानी ये 5 पर्सन क्या है? they 5 person is a not a 5 only, these are a, in comparison with the 10 people. मीन इस 5 पर्सन ने ऐसा काम किया जो कि 10 लोगों ने मिलके उस काम को किया. ठीक है, मीन्स ये 5 पर्सन किसके बराबर है? 10 पर्सन के बराबर है. तो दिस इज कॉल्ड अ सिनर्जी. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं. और अपॉर्चुनिटी, ये क्या होगा? स्ट्रेंथ हो गई एंड वीकनेसेस जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में मिलते हैं. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कहाँ मिलेंगे?
अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये हमारे कहाँ मिलेंगे? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल बाहरी इन्वायरमेंट में क्या होगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी, कोई नई नई टेक्निक्स होगी, कोई नई नई ऑटोमेशन होंगे, नई नई मशीनें होंगी, नए नए लोग होंगे, ठीक है, नए नए मेथड्स होंगे, नए अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। थ्रेट्स क्या होगा, मीन्स कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जैसे सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे हो गया डिजास्टर, ठीक है, जिस समय कोविड का टाइम चल रहा है। दिस इज अ थ्रेट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है और थ्रेट्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज एक्सटर्नल इंटरनल, इन फैक्टर्स को समझने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्वॉट एनालिसिस करता है, ठीक है। इस स्वॉट एनालिसिस वो इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान में रख के देखता है कि what is the strength for their organization and what is the weaknesses for their organization, and he is now analyzing the external factors, then he trying to find out that what is the opportunity and what is the threats which is exist in the environment. तो ये था आपका इंटर टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और वो इन्वॉल्वमेंट फैक्टर्स, वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं उनके ग्रोथ के लिए और बेटरमेंट के लिए। अब हम कुछ कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के यहाँ देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कंडीशंस, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक है, सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशंस, political situation, social conditions, economic condition, सोशल रेगुलेटरी भी हो सकता है एक पॉइंट, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। Now next is technological conditions and market condition. Technological conditions, supplier condition, सप्लायर फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, या कंडीशंस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो these all are external factors which is exist in the external environment. These factor may sometime can be affect the organization's functioning, and in which there are some factors maybe they can be as a known as a beneficial factors which is can help to improve the business units or business environment, business conditions, okay. So now the first factor is, we will explain in one by one. There are 7 factors, okay. The first is political situations, second is social condition, third is economic condition, fourth is business regulatory framework, fifth is technological conditions,
6 is market condition, and 7 is supplier factors. Now I will explain one by one. As we know, and it has been also pointed out earlier, that an organization has to face both external environment and internal environment. However, environmental analysis and researchers include analysis of analysis and researchers exclude analysis of external environment only. ठीक है, the important factor which affect external environment are as follows. ठीक है, ये है आपके, these are given as follows. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वायरमेंट एनालिसिस करने को सोचता है या दे वांट टू एनालाइज द इन्वायरमेंट, तो वो इंटरनल फैक्टर्स से ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है. तो टू एनालिसिस द इन्वायरमेंटल फैक्टर, वी विल बी first explain the external factors which is responsible to affect the organizational activities. ओके, एंड इंटरनल फैक्टर्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, the internal factors is organization and management, personnel, production. पहला हमने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. सेकंड हमने क्या लिखा है, पर्सोनल एंड प्रोडक्शन. द सेकंड पॉइंट इज पर्सोनल. थर्ड इज प्रोडक्शन. Okay, the first is organization and management, second is personnel, third is production, and fourth is marketing and technical and finance. कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ फिनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं. ठीक है, there are 6 factors. There are 6 environmental factors which is affect the organization. This is this can be a strength and weaknesses for the organization. Strength and weaknesses. This is an opportunity and threats. Okay, this is an opportunity and threats, and this is the strength and weaknesses. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंट को डायग्नोस करना चाहता है, तो वो सबसे ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है. ठीक है, तो इसलिए हम फॉर द एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर वी विल बी explaining, we will be study about the external factors and how these external factors can affect the organization. हम one by one इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो पहला पॉइंट है आपका पॉलिटिकल सिचुएशंस. पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे आपके एज ए एक्सटर्नल फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है और कैसे उसके डिक्रीमेंट में हेल्प कर सकता है. ये हम डिक्रीमेंट कैसे कर सकता है और कैसे बेटरमेंट हेल्प कर सकता है ये हम देखेंगे. तो हम कह सकते हैं स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री. ठीक है, अगर पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस के जो
प्रॉफिटेबल सिचुएशंस हैं, जो प्रॉफिटेबल फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट हैं, उनको रूल कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन मेक क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इफ द पॉलिटिकल सिचुएशंस इज नॉट स्टेबल। तो ठीक है, then it is necessary to that the stable political situation is necessary for the survival and growth of the businesses and industries. Political unrest and disturbed law and order situation is a threat to their existence and growth. ठीक है, पॉलिटिक्स के भी क्या होते हैं, अपने कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होता है और रेगुलेशंस होते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स, ठीक है, स्टेबल नहीं है, या फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशंस, अगर इन सब में लॉ ऑर्डर्स, ठीक है, या रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनको कहीं ना कहीं ये स्टॉप कर देते हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी as the government can adopt long-term monetary and physical measures. It develops confidence among the investors. ठीक है, it leads to growth and development of business and industry. It also encourages the foreign investments also. Now, second is social condition. How social conditions can affect the organization. Then we can say that social conditions in a country also influences the business environment. Social values, level of education, size of population, density, ठीक है, and what is the ratio of the people, how the जैसे मेल फीमेल, ठीक है, इस तरह की कितनी रेशियो है, इन सब की रेशियो का भी इफेक्ट पड़ता है। फैमिली ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर्स क्या है, कस्टम्स क्या है, नॉर्म्स का क्या है, ठीक है। सोशल कंडीशंस क्या हो गए, ठीक है। अगर आप कहीं रह रहे हो, वहां की पॉपुलेशन का रेट क्या है, ठीक है, जेंडर रेशियो क्या है, ठीक है, वहां का कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी, ठीक है, जैसे अगर किसी जगह आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि देयर आर मेन वुमेन्स लिविंग, ठीक है, मतलब वहां पे जो इक्वालिटी, जो ये रेशियो है, जेंडर रेशियो है, वो आप देखोगे कि वहां पे महिलाओं पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा रहती हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि यहाँ पे अगर डेंसिटी है, अगर पुरुष की यहाँ पे कम रहते हैं या कम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, और उनके कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा यहाँ रहती हैं, उनकी डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इस पॉइंट को फोकस करोगे कि आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो महिलाओं के लिए होगा। लेकिन अगर आप वही देखते हो कि जो जेंडर रेशियो है, वहां पे ओल्ड एज के लोग ज्यादा हैं और यंगर एज के लोग कम हैं, और बच्चे वहां पे उनकी जो डेंसिटी है वो कम है। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रोडक्ट, जो चीजें या बिजनेस को अपने जिस हिसाब से वहां मैनेज करना चाहोगे, वो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द पीपल, पर्सन, जेंडर रेशियो के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज को देखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों के केस में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप जहाँ एग्जिस्ट करते हो वहाँ के सोशल वैल्यूज क्या है, ठीक है, सोसाइटी का क्या इन्वायरमेंट है, सोसाइटी में क्या कल्चर्स है, क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, एजुकेशन रेट कितना है, एजुकेटेड लोग कितने हैं, कितने कम हैं। जैसे आप अगर प्रोडक्ट की बात करते हो तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप विलेज को कॉन्सेंट्रेट करके, विलेज को ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड्स, उनके वैल्यूज, उनके सोशल एक्टिविटीज, इन सबको ध्यान में रख के बनाते हो ना। तो सेम वही चीजें होती हैं कि पर्सन कहाँ, किस सोसाइटी में बिलोंग कर रहा है, किस एरिया में क्या सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या चीजें हैं जो वहाँ इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को मतलब ध्यान में रख के ही कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन रेट ज्यादा है
या शहरी क्षेत्र है तो आप देखते हो वहाँ का फैशन, वहाँ का ट्रेंड, वहाँ का पहनावा। अब इसके बाहर आप चले जाओगे और कंट्रीज में तो वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ की ड्रेसिंग सेंस, वहाँ के लोग की वैल्यूज, वहाँ की जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो बस सेम चीजें यही है कि सोशल फैक्टर्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करते हैं। अब आप मॉडर्न ड्रेसेस, मॉडर्न प्रोडक्ट्स, जो भी शहर में लोग यूज करते हैं बल्क में, मात्रा में, जैसे आता है ना कि अगर आप हल्दी का पैकेट खरीदते हो तो हल्दी 2 रुपए में भी आती है, और मसाले जो मिलते हैं मार्केट में वो 1 रुपए के पैकेट में भी आते हैं। तो क्या होता है, अधिकतर शहरी क्षेत्र में जो लोग डेवलप्ड है, ग्रोथ है, उनके पास जो दे आर हाईली, उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, वो लोग क्या करते हैं, दे यार वो बड़ा पैकेट खरीदते हैं। बट हमने ये एज्यूम किया होगा, ये देखा होगा कि गांव में अधिकतर 10 का पैकेट या 2 रुपए की पैकेट की कोई भी चीज होगी वो अधिकतर बिकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी इस प्रोडक्ट को बनाया है, इस बात को ध्यान में रख के बनाया है कि जो लोग थोड़े से गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, या जो लोग थोड़े गांव से बिलोंग करते हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, उनके लिए वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब सोशल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन आपका क्या हो सकता है? ठीक है, कि क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इकोनॉमिक चेंजेस हैव एन इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉर द बिजनेस। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें, टाइप ऑफ इकोनॉमी, आपका ऑर्गेनाइजेशन ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, किस तरह की इकोनॉमी है आपकी। ठीक है, उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहां डेवलप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर उस इकोनॉमी में रेट ऑफ सेविंग ज्यादा है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा प्लान बनाओगे या ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी वहां फॉर्मुलेट करोगे जो कि उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, उनको इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, ईगर करे। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक कंडीशन भी होता है। अगर आप डेवलप्ड एरिया में कोई प्रोडक्ट या कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उस डेवलप्ड एरिया में आप ये मान के चलोगे कि ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल्स हैं जिनके पास हाईली इनकम है, उनके पास जो परचेजिंग रेट है वो वहां पे ज्यादा है। तो उस कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल कंडीशन को भी आप देख सकते हो एज एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि ये भी हेल्प करता है किसको, हमारे बिजनेस को। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बहुत से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जैसे बायर बिवेयर, कस्टमर बिवेयर। ठीक है, कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब सारे प्रोडक्ट्स पे वहाँ वार्निंग्स लिखे रहते हैं, साइड इफेक्ट्स लिखे रहते हैं, वार्निंग्स में क्या कैसे लेना है, डोजेज लेनी है, मतलब सारी चीजें उसमें प्रिस्क्राइब होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिजनेस के लिए ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ग्रीनरी, ठीक है, मतलब आप ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लोगों को, हमारे पीपल्स को नुकसान दे। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट के पीछे आपको उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, बताना होगा, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, ऑल टू एवरी ए टू जेड, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे ग्रोसरीज हो, कुछ भी हो, आपको उसके पीछे मेंशन करना होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, सारी चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, रूल्स रेगुलेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। कहाँ पे किस तरह के बिजनेस नहीं आप ओपन कर सकते हो, किस एरिया में आप इस तरह के बिजनेस खोल सकते हो या नहीं खोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अगर उनके सामने लिकर्स की शॉप खुल जाती है तो आई थिंक कि सभी लोगों को इस बात से ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए भी एक रूल्स रेगुलेशन से गाइडलाइंस बनी हुई है कि आप किस एरिया में अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपको पहले उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, परमिशन लेना होगा, तभी आप कोई भी बिजनेस, कोई भी चीजें एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होते हैं रिगार्डिंग द बिजनेसेस, इट कैन ऑल्सो बी अफेक्ट द बिजनेस यूनिट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, यस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दिस इज ऑन द स्टेप्स ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन, वी आर नाउ डेवलप्ड कंडीशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब हम एक डेवलप पोजीशन पे है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं। एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बिजनेसेस के लिए, उस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को हम फेस करते हैं। ठीक है, कि कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, कैसे हमको अपने आप को एग्जिस्ट करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो जैसे कंप्यूटर
का आविष्कार हुआ, यानी कंप्यूटराइजेशन हुआ, कि अब सारे काम क्या है मैनुअली ना होके कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए। ऐसे कितने ऑटोमेशन है जो हमारे टाइम को, हमारे समय को, हमारे पैसे को, हमारे खर्चे को बचाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, नई नई मशीनें हैं, ऑटोमेशन हो रहा है, नई नई मशीनें, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें, नए नए सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं आज के समय में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इट कैन ऑल्सो बी work as a opportunities for the business organization, and it can be work as a threat for the business organization। ठीक है, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, ये किसी बिजनेस के लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटीज हो, और यही चीजें हो सकता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट कैन बी वर्क एज अ थ्रेट्स। ठीक है, नाउ मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन कैसा है, परफेक्ट मार्केट कंडीशन है या इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस है। ठीक है, मार्केट में क्या ग्रोथ है, क्या स्ट्रेटजीज है, पीपल्स किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर डिमांड जो है मार्केट की कम हो रही है तो क्या प्राइस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के कंडीशंस भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। Market conditions have an important influence on the competitiveness of an organization. Hence, market conditions are also as a competitive environment. During the last decade, competition has increased much. Indian manufacturers are facing tough competition not only from the domestic manufacturers but also from the foreign purchasers. Yes, हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में बाहर की कई कंपनीज हैं। ठीक है, बाहर के बनाए हुए प्रोडक्ट, जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ऐसे मेड इन चाइना हो गए, मेड इन थाईलैंड हो गया, मेड इन नेपाल, मतलब ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वो सेल होते हैं, बेचे जाते हैं। तो मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या क्या मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए हमें कौन सी पॉलिसीज, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी कि जो मार्केट कंडीशंस है वो टोटली फ्लक्चुएट हो जाए, टोटली टर्न हो जाए इंडियन प्रोडक्ट्स पे, या जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं हम मार्केट में एग्जिस्ट करें, तो उस प्रोडक्ट के उस कंडीशन, उन मार्केट कंडीशंस को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कई चीजें हैं जो स्थिर हैं, जो मार्केट में एग्जिस्ट है, उनको हमें कम्पीट करना है। ठीक है, एंड ये क्या है, सप्लायर फैक्टर्स। ये सप्लायर फैक्टर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब तो रिसेंट ट्रेंड कितने सारे डेवलपमेंट हो गए, कितने सारे इनोवेशंस हो गए हैं सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। अब आप देखते होंगे, बाहर कहीं जाते होंगे, आपने कॉइन डाला और आपको एक कोक मिल गया। ठीक है, आप कॉइन डालते हो, 10 20 15 जो भी है प्राइस उस पर लिखी हुई है, और आप आइसक्रीम की कोन वहां लगी, आप लेते हो, बस पैसे कॉइन मशीन में आप डालते हो और आपको आइसक्रीम तुरंत सर्व होकर मिल जाती है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है। वहां पे क्या होती है, एक पर्सन होता जो आपको ये चीजें प्रोवाइड करता, बट with the help of the machines, with the help of the technology they are using, and they are maintaining the supply chain with the सप्लायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सप्लायर फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट की दूरी कितनी है, अपना हमारा मार्केट, हमारा प्रोडक्ट हम कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, किस एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री के स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, उनके मटेरियल्स का, खुद मटेरियल्स कैसे, हम अगर हम मटेरियल्स खरीदते हैं, अगर वो मटेरियल्स को अवेलेबिलिटी का 2 से 3 दिन लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं हमें रॉ मटेरियल्स जहाँ नजदीक से नजदीक जगह पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इट केस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स मटेरियल हाई। अगर सप्लायर ने जो भी, अगर आपका एक जगह से दूसरे जगह से प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल्स को, कोई भी सप्लायर है वो बाई करता है और ले आके आपको पहुंचाता है, तो अगर ये सप्लायर रेट, इसका रेट ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट पे इफेक्ट करता है, तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सारे बिजनेस यूनिट, सभी बिजनेस यूनिट ये कोशिश करते हैं कि जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसको वो इतने अच्छे से करें, इतने सही तरीके से अपने सप्लायर को मैनेज करें कि वो कम से कम प्राइस में, कम से कम पैसे में वो मान जाए, वो मैनेज हो जाए, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम कम से कम प्राइस में अपने मार्केट में उसको लॉन्च कर सके, एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, कहीं ना कहीं सप्लायर का जो रेट है अगर वो हाई होता है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के, ये हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है
हम मार्केट में हमारे हमसे भी कम दाम में कोई प्रोडक्ट मौजूद हो या हो, उसको लोग खरीद सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना है खुद को, ठीक है। और कैसे एग्जिस्ट करना है, कम रेट पे अपनी प्रोडक्ट को भी लेना है, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, ठीक है, ओवरऑल सारी चीजों पे भी ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सारे फैक्टर्स जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर थे। जो कोई भी बिजनेस अपने एनालिसिस में एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखता है और उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल फैक्टर्स को भी देख लेंगे, इंटरनल फैक्टर्स को भी समझ लेंगे क्या है। ओके, नाउ थैंक यू।